केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, डिजिटल व्यापार के लिए खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाकर एक जिला एक उत्पाद की सीमाओं को देंगे विस्तार। छत्तीसगढ़ के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का गृह भाड़ा भत्ता बढ़ा, 9 से 27% तक होगी बढ़ोतरी। सुहागिन महिलाओं ने कड़ू भात खाकर तीज पर्व की निर्जला व्रत की शुरुआत। और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा का उत्सव गणेश चतुर्थी कल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने डिजिटल व्यापार के लिए ओपन नेटवर्क के साथ एक जिला एक उत्पाद पहल के एकीकरण का आह्वान किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि डिजिटल व्यापार के लिए ओपन नेटवर्क खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाकर एक जिला एक उत्पाद की सीमाओं को और विस्तृत करने में मदद करेगा। उन्होंने जैम पोर्टल पर एक जिला एक उत्पाद गिफ्ट कैटलॉग का शुभारंभ किया। श्री गोयल ने कहा कि देश के जिलों और गांवों में करोड़ों प्रतिभाशाली बुनकरों, कारीगरों और शिल्पकार रहते हैं। Visible on the ground, people are aware of it, and I think the success of Uttar Pradesh will only help the rest of us understand the potential of real India, the old traditional heritage that we have all inherited. It has huge potential. It has a power which needs to be unleashed. And as was mentioned by secretaries and earlier speakers, we need to channelize these products smarter. And therefore, as earlier speakers mentioned, Secretary DPIT also focused a lot on the fact that convergence is a critical component of all the work that we are trying to do. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार की सोच में मौलिक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही देश में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन एक जिला एक उत्पाद को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सोमवार को उनके निवास कार्यालय में जापान के काउंसुलेट जनरल फुकाहोरी के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री को इस दौरान काउंसुलेट जनरल ने विकास की ओर तेजी से अग्रसर छत्तीसगढ़ की सराहना करते हुए यहां जापान की ओर से निवेश सहित हर संभव सहयोग और समन्वय के लिए इच्छा जाहिर की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में जनजातियों के कौशल विकास, पर्यटन, उद्योग, मोनोरेल, सड़क और पुलों के निर्माण में भी भागीदारी निभाने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ खनिज तथा वन संपदा सहित प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से एक समृद्ध राज्य है। राज्य के हर क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य में नवाचार का प्रयोग करते हुए लोगों की भलाई और छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए नई नई योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया गया है। इनमें लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने विशेष जोर दिया जा रहा है। देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक जवाहर नवोदय विद्यालय बैकुंठपुर में युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें देश को चलाने वाली संसदीय प्रणाली, लोकसभा की कार्यप्रणाली को बेहतर तरीके से नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरो ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों को संसदीय प्रणाली की जानकारी मिलती है। चाहे वो प्रश्नकाल हो, चाहे विधेयक की बात हो, चाहे विभिन्न प्रकार के वहाँ पर बातें हुई, सदन की बातें हुई, कोई भी अपना फाइल देख के नहीं बताया बच्चा पूरा, वो चाहे पक्ष का सत्ता पक्ष की बात हो, विपक्ष की बात हो, बिल्कुल एकदम बिना डर के, बिना भय के पूरी तरह से एक दूसरे को जवाब दिए। विद्यालय के प्राचार्य नागेश मिश्रा ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। इसके तहत उन्हें सामाजिक समस्याओं से परिचित होने का अवसर मिलता है। ये जो युवा संसद होती है, इसका मुख्य आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है
वो युवाओं को संसदीय प्रणाली से परिचित कराना है, साथ साथ जो सामाजिक समस्याएं हमारे देश में चल रही हैं उनसे रूबरू कराना है, और साथ साथ जो मुख्य एक उद्देश्य होता है वो युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। तो इन सब उद्देश्यों को लेकर के ये आयोजन किया गया था और बहुत ही सफल आयोजन जेएनवी कोरिया में किया गया। उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने, स्वस्थ आदतों को अपनाने, दूसरों के विचारों को सहन करने के लिए संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा नवोदय विद्यालय समिति के साथ सामंजस्य स्थापित कर इसका आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में काम कर रहे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का गृह भाड़ा भत्ता बढ़ा दिया गया है। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले सप्ताह यह आदेश जारी किया था। इसके मुताबिक जुलाई 2017 में जारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक महंगाई भत्ता 25% से अधिक होने पर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का गृह भाड़ा भत्ता 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुपात में बढ़ाया जाना है। इसके लिए एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमशः 27, 18 और 9% की दर तय हुई थी। जारी आदेश में कहा गया कि अभी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता 25% से ऊपर है। ऐसे में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक गृह भाड़ा भत्ते की नई दरें स्वीकृत की जाती है। इधर महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार हड़ताल पर हैं। इस बीच राज्य शासन ने एक आदेश जारी कर कहा है कि इस हड़ताल में शामिल नहीं होने वाले कर्मचारियों को 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल अवधि को अवकाश स्वीकृत करते हुए उसका भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जब कभी शासकीय सेवकों द्वारा इस तरह के कृत्य किए जाएं तो इसे घोर अनुशासनहीनता करने वालों के विरुद्ध गुण दोषों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 212 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पहली डोज के रूप में 102 करोड़ 28 लाख से अधिक और दूसरी डोज के रूप में 94 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा कर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों सहित सभी लाभार्थियों को 15 करोड़ 63 लाख से अधिक बूस्टर डोज लगाए गए। बताया गया है कि इसी दौरान 22,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.66% है। अब तक 4 करोड़ 38 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 5,000 से अधिक नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 65,000 से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही जन स्वास्थ्य योजनाओं का उल्लेख करते हुए इसकी सराहना की है। उन्होंने तस्वीरों के साथ जारी रिपोर्ट में बताया है कि दंतेवाड़ा जिले के बारासूर में लगने वाले हाट बाजार क्लिनिक में ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल की जा रही है। यहाँ नियमित रूप से स्वास्थ्य परामर्श, दवाएं और आवश्यक टीकाकरण मुफ्त प्रदान किए जाते हैं। दंतेवाड़ा के साप्ताहिक बाजारों में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक में दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदाय के लोगों को मलेरिया, HIV, मधुमेह, एनीमिया, तपेदिक, कुष्ठ, उच्च रक्तचाप और नेत्र विकारों के लिए जांच एवं स्क्रीनिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। यहाँ के आदिवासी अंचलों और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार दुर्गम और दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत और जन जन के लिए सुलभ हुई हैं। WHO की ओर से जारी लेख में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रम और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न अभियानों का उल्लेख किया गया है। BIT दुर्ग में चल रहे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का सोमवार को समापन हो गया। इस कार्यक्रम में भिलाई इस्पात संयंत्र के इंचार्ज डायरेक्टर अनिर्बन दास गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश में पहली बार हैकाथॉन की मेजबानी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र भी इस मुहिम का हिस्सेदार बनेगा। छात्रों को बेहतर इनोवेशन के लिए प्रमोट करने BSP से मदद मिलती रहेगी। छात्रों के ऐसे कई इनोवेशन हैं जिनके जरिए कारखानों को बेहतर किया जा सकता है। समापन अवसर पर तकनीकी विश्वविद्यालय CSVTU के कुलपति डॉक्टर MK वर्मा ने कहा कि आज के दौर में इंडस्ट्री और एकेडमिक को मिलकर चलने की जरूरत है।
हरितालिका पर्व के मौके पर राजनांदगांव जिले में सोमवार की शाम सुहागिन महिलाओं ने कड़ू भात खाकर तीज पर्व के लिए निर्जला व्रत की शुरुआत की और अपने पति की दीर्घायु की कामना की है। तीज पर्व को लेकर शहर में साड़ी, कपड़ों और चूड़ियों का बाजार सजा हुआ है। वहीं बसों में मायके जाने वाली महिलाओं की भीड़ लगी रही। महिलाओं ने हरितालिका पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए तीज उपवास रखती हैं। तीज पर्व पर महिलाएं फुलेरा सजाती हैं और भगवान शिव की आराधना कर भजन कीर्तन करते हुए रत जगा करती हैं। तीसरे दिन घर पर बने व्यंजन का भोग लगाकर उपवास खोलती हैं। हमारे देश में कई स्टेट में इसको बहुत अच्छे से मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ का तो ये सुहागनों का मेन त्योहार है। इसमें वो मायके में आती है, एक दिन पहले कड़ू भात खाती हैं, जिनको जो करेला चावल खाती हैं, उसके बाद वो व्रत रखती हैं। फिर दिन भर वो बस बहनों के साथ मायके में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में मायके में आके मनाते हैं। दिन भर बहनों के साथ घूमना, मेहंदी लगाना, जैसे पीछे देख रहे हो, सुहाग का सामान खरीदना, पूजा की तैयारी करना, ये सब में फिर रात को 16 श्रृंगार करके महादेव की पूजा करते हैं। तीज पर्व जो है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए रही जाती है और इसमें जो महिलाएं होती हैं वो 16 श्रृंगार करती हैं, रात को घर में फुलेरा रखती हैं और रात भर भजन कीर्तन करके भगवान को मनाती हैं कि ताकि हमारे पति की उम्र लंबी रहे और घर परिवार में शांति रहे, सब अच्छा रहे। और इस त्यौहार में महिलाएं जो होती हैं वो 16 श्रृंगार करती हैं और मेहंदी का बहुत महत्व है। जैसा पीछे आप देख रहे हैं, मेहंदी लगाने वाली औरतों की लाइन लगी हुई है। तो आज के दिन मेहंदी 16 श्रृंगार का बहुत महत्व है। तीज है जो पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है ये खास, और ये कड़ू भात से स्टार्ट होता है। एक दिन पहले कड़ू भात मतलब करेले की सब्जी से स्टार्ट होता है और दूसरे दिन सुबह से निर्जला व्रत रखा जाता है। 24 घंटे का व्रत होता है। आप 24 घंटे के बाद ही कुछ पानी या खा सकते हैं और इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। उनके अलावा शिव का जो शिवलिंग होता है उसका पार्थिव शिवलिंग बना के इसकी पूजा की जाती है और मतलब रात भर जगा जाता है, फुलेरा रखा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए यह व्रत रखा था। इसलिए यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाया जाता है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा का उत्सव गणेश चतुर्थी कल से शुरू हो रहा है। आस्था के इस महापर्व के लिए बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश के सभी शहरों में जहां भव्य एवं आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं, वहीं घरों में रखे जाने वाले गणपति के लिए भी लोग विशेष साज सज्जा कर रहे हैं। दुर्ग जिले में गणेश उत्सव के लिए अब मिट्टी और गोबर से भगवान गणेश की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही है। अंजोरा स्थित कामधेनु विश्वविद्यालय में भगवान गणेश की विशुद्ध गोबर से निर्मित प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रतिमा की विशेषता यह है कि इसमें किसी रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया। कुलपति डॉक्टर NP दक्षिणकर ने बताया कि प्रतिमाओं की रंगाई फूल, पत्ते, हल्दी और चूने से तैयार रंगों से किया गया है। क्योंकि वो घुलनशील नहीं होती, उससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है, प्रदूषण बहुत बढ़ता है। उनमें जो रंग लगे रहते हैं पूरे रासायनिक रंग लगे रहते हैं और हम देखते हैं कि गणेश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन के बाद में बहुत बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि मछलियों की मृत्यु होती है। इसका मृत्यु होने का कारण ये भी एक रहता है कि वो पानी प्रदूषित हो जाता है और फिर उनके जीवित रहने के लिए वो पर्याप्त नहीं रहता। गणेश प्रतिमा के निर्माण में शहर के कई सामाजिक संगठन, निजी संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज और पर्यावरण संरक्षण क्लब भी शामिल हैं। उनका कहना है कि इको फ्रेंडली प्रतिमाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को एक संदेश दिया जा रहा है। यूज कर रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं और देखते आ रहे हैं कि हमारी नदियाँ खासकर दुर्गा पूजा और गणेश पूजा के टाइम में बहुत पल्यूट हो जाती है, जो मटेरियल यूज किया जा रहा है आजकल उससे। तो हमारा मोटिव और जो एम है इस चीज़ में कि हम मिट्टी का यूज़ करें ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पल्यूट ना हो। विसर्जन कहीं भी करें तो अगर इसको जैसे नदी में विसर्जन करते हैं तो इससे जानवरों को, जीव जंतुओं को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई किसी भी प्रकार का केमिकल यूज़ नहीं किया जा रहा है। जो नॉर्मल कलर है वही यूज़ किया जा रहा है। और जहाँ तक पर्यावरण की बात करें तो अगर हम लोग उसमें विसर्जन करते हैं और एक बीज भी डालें छोटा सा, तो आगे चलकर एक पौधे का रूप लेगी, किसी पेड़ का रूप लेगी, जो हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत काम देगी। तो स्किल अपने अंदर डेवलप कर पा रही हूँ और सीख पा रही हूँ कि जब लोग बनाते हैं कोई भी चीज़
तो उसे अपने आप में कितना नयापन महसूस होता है, कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। और जब चूंकि ये नेचर से रिलेटेड है तो फिर नेचर को हार्मफुल भी नहीं कर रही है, इसलिए मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं इतनी अच्छी चीज़ें बना पा रही हूँ। बताया गया है कि वर्तमान में करीब 100 से ज़्यादा प्रतिमाओं का निर्माण किया जा चुका है और विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई गणेश प्रतिमाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।